फ्रेंड्स, वैसे तो इंटरस्टेलर मूवी के ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है इस मूवी को, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो वो सही तरह से नहीं समझा पाते। डॉक्टर ब्रैंड आखिर किस प्लेनेट पर थी, एंड पर कूपर किस जगह पर फंसा था जहाँ पर वो टार्च से बात कर रहा था, वो अजीब सा देखने वाला क्यूब टाइप वो क्या था जहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हुए थे जिसमें वो अपनी बेटी के बचपन को बार बार देख रहा होता है, और क्या इंटरस्टेलर मूवी का दूसरा पार्ट है वो आएगा या नहीं आएगा। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। कसम से पंखा बंद करके 40 डिग्री में बैठकर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस को बनाता हूं, तो काइंडली प्लीज हेल्प किया करें, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाया करें। तो मूवी स्टार्ट होती है एक सपने से, जहाँ पे कूपर जो कि इस मूवी का एक मेन कैरेक्टर है, जो कि हीरो है इस मूवी का, वो देखता है एक अजीब सा सपना जिसमें वो देख रहा होता है कि वो गिर रहा है अपने स्पेसशिप के साथ। अब ये दरअसल एक क्रैश लैंडिंग का एक छोटा सा सपना है जो कि इसको बार बार आता है, और जैसे ही ये डर कर उठ जाता है तो उसकी बेटी मर्फ आकर इसे कहती है कि आपने शायद वही दोबारा सपना देखा। कूपर कहता है हाँ ऐसा ही। अब हमें आगे आहिस्ता आहिस्ता चलकर दिखाया जाता है कि धरती पर अब रहने के वो हालात नहीं रहे। एक प्लेग है जो कि फसलों को बर्बाद कर रहा है, और ज़मीन अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि अब यहाँ पर रहना मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन भी ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगी, और बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन और आईटी के जो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ फसलें उगाने पर ही पैसा खर्च किया जा रहा है ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का जो है वो इंतज़ाम किया जा सके। मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हमें पता चलता है कि मर्फ जो कि कूपर की बेटी है, उसके रूम में बुक शेल्फ के ऊपर से जो बुक्स हैं वो अपने आप नीचे गिर जाती हैं। अब मर्फ समझती है शायद उसके रूम में कोई भूत है जो कि ऐसा कर देता है, पर यह हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर पता चलता है कि बुक्स दरअसल जो गिर रही हैं उनके गिरने की वजह से ज़मीन पर अजीब सी ग्रेविटी की हलचल नज़र आ रही है। ये सब बेसबॉल का मैच देखने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पर क्योंकि तूफ़ान आ जाता है, ये वही तूफ़ान है जिसका मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो कि फसलें बर्बाद करता है। ये लोग घर में आकर वापस देखते हैं तो हर जगह पर धूल और मिट्टी नज़र आती है, पर कूपर जब मर्फ के रूम में जाता है तो देखता है फर्श पर कुछ लाइनें बनी हुई हैं मिट्टी की, तो ये लोग समझ जाते हैं शायद ये किसी तरह का कोई कोड है या कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह का ये कम्युनिकेशन का कोई मीडियम है। तो ये लोग उस सारे के सारे कोड को डीकोड करने में लग जाते हैं, और इन्हें पता चलता है कि ये मोर्स कोड है, और उस मोर्स कोड को जब ये डीकोड करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये दरअसल किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पर हमें जाकर चेक करना चाहिए कि है क्या। और ऐसा ही होता है, कूपर और इसकी बेटी मर्फ उस जगह पर जाते हैं तो वहां पर इन्हें पकड़ लिया जाता है। अब दरअसल ये जगह बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, क्योंकि नासा वाले इस जगह पर काम कर रहे थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अब दुनिया के वो हालात नहीं रहे स्पेस एक्सप्लोरेशन और आईटी वगैरह पर पैसा खर्च किया जाए, तो गवर्नमेंट्स ने स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह को बंद कर रखा है और सिर्फ जो पैसा है फसलों पर खर्च किया जा रहा है। यहाँ पर वो मिलता है डॉक्टर ब्रैंड से, और एक अजीब सा रेक्टेंगुलर शेप का एक रोबोट जो कि कूपर को इंटेरोगेट करता है। यहाँ पर वो मिलता है डॉक्टर ब्रैंड के पिता यानी कि प्रोफेसर ब्रैंड से। अब प्रोफेसर ब्रैंड को कूपर देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि दरअसल जो कूपर है ये काम करता था नासा के लिए। अब क्योंकि क्रैश लैंडिंग की वजह से इसका करियर खत्म हो गया था, तो अब कूपर ऑफिशियली नासा का एक मेंबर नहीं है। यहाँ पर प्रोफेसर ब्रैंड उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसको अपना सारा प्लान समझाना शुरू कर देते हैं। वो उसको समझाते हैं कि स्पेस में एक वर्म होल आ चुका है, ये वर्म होल बिल्कुल नज़दीक है सैटर्न के। अब ये सैटर्न के पास जो वर्म होल खोला गया है ये आखिर किसने खोला, किन्होंने खोला, ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब अगर आपको आसान सी भाषा में समझाऊं तो वर्म होल दरअसल एक शॉर्टकट है स्पेस में। ये स्फेरिकल शक्ल का होता है, अगर इसमें से आपको गुजार दिया जाए तो आप किसी और जगह पर ही पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप हमारी अभी मिल्की वे गैलेक्सी में हैं तो आप शायद किसी और गैलेक्सी में आगे निकल जाएं। तो ये वर्म होल इनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा शाइनी पॉइंट है। इसको ये यूज़ करके आगे की जो गैलेक्सी है उसमें प्लैनेट्स को ढूंढकर वहाँ पर रहना शुरू कर सकते हैं। अब क्योंकि प्रोफेसर ब्रैंड ने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को पहले से ही भेज रखा है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, और जिन्होंने वहाँ पर कुछ प्लैनेट्स ढूंढे भी थे और वो वहाँ पर खो गए, लेकिन 3 जो थे एस्ट्रोनॉट्स उनके अभी भी सिग्नल्स आते हैं इनको। तो ये लोग दोबारा से प्लान कर रहे हैं कि हम लोग क्यों ना वापस जाएं, उनके प्लैनेट्स को देखें। अब 3 प्लैनेट्स हैं, 3 प्लैनेट्स को इन्होंने जा
जाकर एक्सप्लोर करना है, अपनी तरफ से देखना है, और जो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो 3 जिनकी तरफ से इनको सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको जाकर इन्होंने मिलना है। और प्रोफेसर ब्रैंड कूपर को बताते हैं कि स्पेस में इनका एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम एंडोरेंस है। उसी एंडोरेंस के बाकी के कुछ कंपोनेंट्स तैयार किए जा रहे हैं कि अर्थ पर बाकी बचे लोगों को लेकर जाया जा सके स्पेस में। अब बहुत बड़ा मसला ये है कि अर्थ पर इतना ज़्यादा ईंधन बचा ही नहीं है लाखों लोगों के बोझ के साथ किसी रॉकेट को ऊपर उड़ाया जा सके। तो ये लोग कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा वे ढूंढ रहे हैं कि इन्हें पता चल जाए कि ग्रेविटी को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाए। जी हाँ, ये लोग चाहते हैं कि ग्रेविटी को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग आराम से प्लेनेट अर्थ को छोड़कर बाहर जा सके। अब क्योंकि इनके पास ईंधन है नहीं, तो डॉक्टर ब्रैंड और प्रोफेसर ब्रैंड ये लोग काम कर रहे हैं ग्रेविटी की इक्वेशन पर, ताकि ग्रेविटी को थोड़ी देर के लिए बंद करके यहाँ से निकला जा सके, और एंडोरेंस के बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें लोगों को डालकर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और प्लान ए के मुताबिक इन्हें उन्हीं तीनों प्लैनेट्स को जाकर देखना है, सर्च करना है, और कुछ डाटा जो इन्हें स्पेस में मिलेगा वो इन्होंने वापस ट्रांसफ़र करना है प्रोफेसर ब्रैंड को, ताकि वो ग्रेविटी की इक्वेशन पे काम करते रहें और बाकी लोगों को भी अर्थ से निकाल सकें। अब क्योंकि ग्रेविटी को ऑफ करने के लिए ये एक इक्वेशन पे काम कर रहे हैं, अब इस इक्वेशन का डाटा इनके पास अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं है। वो डाटा इनको मिलेगा स्पेस में जाकर, क्योंकि कूपर लोग जाकर ही वापस इनको सेंड कर सकेंगे वो डाटा। और इनके पास जो प्लान बी है उसको देखते हुए ये लोग अपने साथ बहुत सारे एम्ब्रियोज लेकर जाएंगे, बहुत सारे बीज और पौधे लेकर जाएंगे, ताकि उनको दोबारा से लगाकर उगाकर वहाँ पर एक नई सिविलाइजेशन आबाद की जाए और प्लैनेट अर्थ पर जो लोग हैं उनको वैसे ही छोड़ दिया जाए, उनको मरने दिया जाए। कूपर को ये सब समझ आ जाता है। अब कूपर चूंकि पहले भी पायलट रह चुका है नासा के लिए, तो वो जाने को तैयार है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कूपर वापस आएगा भी या नहीं आएगा, आखिर कब आएगा। तो इसी चीज़ सबको देखते हुए मर्फ जो कि कूपर की बेटी है वो नाराज़ हो जाती है कि डैड को पता भी है कि ये क्या पता आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो ये ऐसे सफ़र पर, ऐसे काम पर जा ही क्यों रहे हैं। कूपर से जो मर्फ है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो अपने डैड को अच्छी तरह से बाय भी नहीं कहती। और हम देखते हैं कि जब कूपर उस रूम से निकलने लगता है तो बुक शेल्फ से एक और बुक जो है वो नीचे गिरती है। अब ये किसी तरह का सिग्नल है और किसी तरह की एनोमली है। ये सब क्या है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। और हम अगले सीन में देखते हैं कि कूपर और इसके बाकी के 3 साथी निकल जाते हैं स्पेस में और ये सक्सेसफुली डॉक कर लेते हैं एंडोरेंस के साथ अपना स्पेसशिप। अब इस स्पेस के जो मिशन में इनके साथ लोग हैं उनके नाम है कूपर जो कि पायलट है, और बाकी के 3 लोग और हैं जिनमें से एक है प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी डॉक्टर ब्रैंड। 2 और लोग हैं जिनके नाम हैं डॉल और रोमिली। अब ये लोग 2 साल के बाद पहुंचेंगे सैटर्न के करीब, क्योंकि बहुत ही दूर है तो ये लोग अब जाग नहीं सकते, क्योंकि ये लोग जाग जाग के बोर हो जाएंगे। तो इनके पास ऑप्शन है, ये लोग सो सकते हैं अपने क्रायो स्लीप चैम्बर्स में। ये लोग क्रायो स्लीप चैम्बर्स में अब सो जाएंगे। और उससे पहले कूपर अपनी बेटी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड करता है अपने बेटे के लिए भी, और उनसे कहता है कि मैं अब सोने लगा हूँ। तो 2 साल के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे सैटर्न के करीब, वहाँ से हम अपना मिशन जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे। हमें आगे दिखाया जाता है कि अर्थ पर प्रोफेसर ब्रैंड डोनाल्ड जो कि कूपर का फादर इन लॉ है और मर्फ को मिलने के लिए जाता है। उनसे कहता है कि ये स्टेप के अंदर कूपर का मैसेज है, आप लोग चाहें सुन सकते हैं, और अगर आप लोगों ने इसका रिप्लाई करना है तो आप लोग मुझे रिकॉर्ड करके दे दें, मैं ये मैसेज ट्रांसमिट कर दूंगा कूपर तक। प्रोफेसर ब्रैंड कहते हैं कि मर्फ एक बहुत ही शाइनी स्टूडेंट है, एक बहुत ही होनहार लड़की है, तुम चाहो तो उसे हमारे पास नासा में भेज सकते हो। यहाँ पर डोनाल्ड कहता है वो बहुत से टीचरों के नाक में पहले ही दम कर चुकी है, वो तुम्हारे नाक को भी नहीं छोड़ेगी। कुछ ऐसा ही इंग्लिश में उसका मतलब बनता है। और वो डोनाल्ड को बताता है कि 2 साल के बाद ये लोग सैटर्न पहुंचेंगे और बाकी का जो मिशन है ये लोग आगे डिसाइड करके इम्प्लीमेंट करेंगे। और आगे हम देखते हैं कि हमारे सुपर हीरोज़ जाग उठे हैं, 2 साल का वक्त पूरा हो चुका है और ये लोग अब बहुत ही करीब हैं उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसको वर्म होल कहा जाता है। अब यहाँ पर रोमिली कूपर को समझाता है कि वर्म होल किस तरह से काम करता है। ये दरअसल एक शॉर्टकट ही है, हम इस तरह से एक जगह से तो निकलेंगे पर निकलेंगे किसी और जगह से, यानी कि हम लोग अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को छोड़ चुके होंगे, हम लोग किसी और ही गैलेक्सी में होंगे। तो कूपर और इसके बाकी साथी ये लोग बिना हिचकिचाए
उस वर्म होल में एंटर करना शुरू करते हैं और यहाँ पर डॉक्टर ब्रैंड एक बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस फील करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो किसी से हाथ मिला रही थी। दरअसल ये एक डिस्टॉर्शन था जिसमें स्पेस और टाइम आपस में बिल्कुल इस तरह मिल चुके थे, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक जगह पर भी नजर आ सकता है, जिसको स्पेस टाइम का डिस्टॉर्शन कहा जाता है यहाँ पर। वेल, ये लोग सक्सेसफुली वर्म होल से निकल कर पहुँचते हैं एक दूसरी गैलेक्सी में, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा, एक ह्यूज और मैसिव गारगेंटुआ नाम का एक ब्लैक होल है। अब इसके आसपास 3 प्लैनेट्स हैं और एक प्लैनेट ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा करीब है उस ब्लैक होल के। अब इस प्लैनेट का ब्लैक होल के ज्यादा करीब होने की वजह से यहाँ पर टाइम बहुत ही ज्यादा स्लो है। अब दरअसल जो ब्लैक होल है ये एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट है स्पेस के अंदर, जो कि अपने अंदर लाइट्स, स्टार्स और बहुत से ऐसा जो मैटर है उसको खा जाता है एक तरह से। और ये कहाँ जाता है, ये बिल्कुल इसके अंदर ही जाकर तबाह हो जाता है। अब वर्म होल में से तो एक पॉइंट से जाकर दूसरे पॉइंट से निकला जा सकता है, पर ब्लैक होल के अंदर जाने से आप दूसरी जगह पर नहीं निकल पाएंगे, आप इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। पर अभी भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि किए जा रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक वर्म होल्स को भी क्रिएट नहीं कर सकते। वेल, ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है अभी हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ आइंस्टाइन की जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है उसी पर ये सब आधारित है। अब ये लोग प्लान ए पर इस टाइम बिल्कुल काम कर रहे हैं। इसका नाम है मिलर्स प्लैनेट। अब इस प्लैनेट का नाम मिलर्स प्लैनेट इस वजह से है क्योंकि मिलर नाम का एक एस्ट्रोनॉट है जो कि लैंड कर चुका है आज से 10-12 साल पहले इस प्लैनेट पर। क्योंकि अब इस प्लैनेट के ऊपर जो टाइम है वो स्लो है, क्योंकि इस प्लैनेट का 1 घंटा अर्थ के 6 सालों के बराबर है। रोमली जो है वो रहता है एंडोरेंस पर, और कूपर, डॉल और डॉक्टर ब्रैंड ये सब जाते हैं उस प्लैनेट पर और ये लोग सर्च करने लगते हैं। अब 200 मीटर दूर होता है उनकी स्पेसशिप से। ये लोग 200 मीटर आगे चलकर देखते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मलबा मिलता है मिलर के स्पेसशिप का, और मिलर की डेड बॉडी भी उनको कहीं नजर नहीं आती। और कूपर यहाँ पर नोटिस कर रहा होता है कि दूर जो पहाड़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे हो रहे थे। अब पहाड़ तो उस तरह ऊंचे नहीं हो सकते, तो वो समझ आता है कि ये ऊंची ऊंची लहरें हैं, क्योंकि इस प्लैनेट पर बस हर जगह पानी ही पानी है 4 फीट के बाद। क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा था, तो वो ब्रैंड को बता देता है कि वो लहरें हैं, जल्दी वापस आ जाओ, ऐसा ना हो कि तुम लोग भी मारे जाओ। वेल, इसी अफरा तफरी में डॉल जो है वो स्पेसशिप के अंदर नहीं जा पाता और वो मारा जाता है, पानी में ही कहीं बह जाता है। इतने तक ऊपर स्पेसशिप को एयरलॉक कर देता है और ब्रैंड रोने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों नहीं जाने दिया। अब यहाँ पर डॉक्टर ब्रैंड और कूपर के दरमियान जो गुफ्तगू होती है, जो एक कन्वर्सेशन है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मूवी पर। अब ये लोग इतनी जल्दी यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि जो स्पेसशिप का इंजन है उसमें पानी भर चुका है, वो थोड़ा टाइम लेगा इंजन ताकि उस पर सारे के सारे पानी को वो एक दफा ड्रेन कर सके, निकाल सके। कूपर यहाँ पर डॉक्टर ब्रैंड पर चिल्लाने लगता है कि आखिर और कितनी जाने जाएंगी, कब ये मिशन हमारा खत्म होगा और कब मैं जाकर वापस अपनी बेटी को मिल पाऊंगा। तो यहाँ पर डॉक्टर ब्रैंड रोने लगती है, कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटिविटी का कमाल है, क्योंकि हम लोग जैसे ही किसी और प्लैनेट पर जाएंगे हो सकता है हमारी उम्र कम हो जाए, लेकिन जो हमारे साथ के हैं, जो हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, वो बूढ़े हो चुके हों जब हम लोग पहुंचेंगे। ये लोग इसी तरह की बात करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डॉक्टर ब्रैंड हमें बताती है कि सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेविटी है वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल कर सकती है, यानी उसको यूज़ करके एज ए मीडियम इंफॉर्मेशन सोर्स यूज़ किया जा सकता है। यानी अगर आपने एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में अगर आपने अपना कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो आप ग्रेविटी को यूज़ करके आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे डायमेंशन में पहुंचा सकते हैं। तो डॉक्टर ब्रैंड और कूपर वापस आते हैं एंडोरेंस पर, तो ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि रोमली बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि एक वक्त के बाद उसने क्रायोशिप को यूज़ करना ही छोड़ दिया था। वो ग्रेविटी की इक्वेशन पे काम करता रहा, वो ऑब्जर्व करता रहा गारगेंटुआ नाम के उस ब्लैक होल को भी। तो कूपर जाकर सबसे पहले रिकॉर्डिंग्स चेक करता है जो कि उसके पास मैसेज आए थे। वो देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी बेटी अब जवान हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, और वो मैसेज के थ्रू पहली दफ़ा अपने बाप से बात करती है कि अब मैं उसी उम्र की हूँ जिस उम्र में आप मुझको छोड़ कर गए थे, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था कि जब तुम्हारी उम्र मेरी उम्र जितनी हो जाएगी तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। अब रोमली, कूपर और डॉक्टर ब्रैंड आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब उन्हें किस प्लेनेट पर जाना चाहिए, क्योंकि एक प्लेनेट से तो वो होकर आ चुके हैं, अब 2 प्लेनेट बचे हैं। एक प्लेनेट है डॉक्टर मैन का और दूसरा प्लेनेट है डॉक्टर एडमिन का। अब डॉक्टर एडमिन
जिस प्लेनेट पर है। अब दरअसल डॉक्टर एडमन को डॉक्टर ब्रैंड पसंद करती थी, तो डॉक्टर ब्रैंड कहती है कि हमें पहले डॉक्टर एडमन के प्लेनेट पर जाना चाहिए। तो कूपर और रोमेली इस बात को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लव के लिए ऐसा कर रही है। वो क्योंकि उससे प्यार करती थी, तो इस वजह से ये चाहती है कि हम लोग पहले उसी प्लेनेट पर जाएं, पर हमें डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाना चाहिए। अब दरअसल इस मूवी के अंदर लव को एक बहुत ही अलग वे में शो किया गया है। लव को एक बहुत ही पावरफुल थिंग दिखाया गया है इस मूवी के अंदर, जो कि एक बहुत ही एक अच्छा वे था लव को रिप्रेजेंट करने का। वेल, इस सब का मतलब आप आगे चलकर भी देखेंगे। तो ये लोग पहुंचते हैं डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर। वहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर मैन ने अपने दोबारा उठने का कोई टाइमर ही नहीं लगा रखा था। वो इस उम्मीद में सोया था कि बस वो अब कभी उठेगा ही नहीं, पर डॉक्टर मैन को ये लोग जाकर उठा लेते हैं और वो उठकर रोने लगता है। ये दरअसल मैट डोमन है। मैट डोमन की एक बहुत ही कमाल की एक मूवी आई थी जिसका नाम था द मार्शियन। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं द मार्शियन मूवी को भी एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हमें यहाँ पर अर्थ पर दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ब्रैंड जो है, यानी डॉक्टर ब्रैंड का बाप, अब मरने के कगार पर है और वो एक बहुत ही बड़ा सच जो है वो उगल देता है और बताता है कि दरअसल प्लान ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। दरअसल प्लान ए के मुताबिक इन्होंने उन सारे प्लैनेट्स को जाकर विजिट करना था और उस बीच इन्होंने ग्रेविटी की जो इक्वेशन को पूरा करने के लिए कुछ डाटा वापस भेजना था, जो कि इनके पास कभी था ही नहीं और ना ही ये कभी उसके ऊपर अब अकेले काम कर सकते हैं, क्योंकि अब ये मरने लगा है। और यहाँ पर मर्फ बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और फिर से एक मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड करती है और हम देखते हैं कि ऊपर वो मैसेज देख रहा होता है और डॉक्टर ब्रैंड के साथ, जिसमें वो कहती है कि क्या तुम्हें पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा हो रहा है, कि प्लैनेट ए सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। यहाँ पर कूपर को भी बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होता है और मर्फ पूछती है क्या मेरे डैड को भी ये वाकई पता था और हमारे डैड ने क्या जानबूझकर हमें प्लैनेट अर्थ पर मरने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पर कूपर एमेलिया से यानी कि डॉक्टर ब्रैंड से पूछता है कि ये सब क्या है और डॉक्टर ब्रैंड सब इनकार कर देती है। वो बताती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं पता कि डैड के माइंड में उस टाइम क्या था, वो क्या चाहते थे। अब कूपर कहता है कि मैं इस प्लैनेट को सिर्फ और सिर्फ विजिट करने के बाद वापस अपने प्लैनेट अर्थ पर वापस पहुंच जाऊंगा अपनी बेटी के पास। मुझे अब इस मिशन का और ज्यादा हिस्सा नहीं बनना, को छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। तो रोमेली कूपर को बताता है कि अगर तुमने वापस जाना ही है तो टॉर्च यानी कि जो रोबोट है उसको ब्लैक होल में गिरा देना। शायद हमें क्वांटम डाटा इस तरह का मिल जाए कि हम ग्रेविटी की इक्वेशन को मुकम्मल कर सकें। अब डॉक्टर मैन जो है वो दरअसल एक बहुत ही बड़ा झूठा इंसान है। इसने इवन कि अपने रोबोट को भी तोड़ दिया था ताकि वो करेक्ट डाटा जो है, जो ओरिजिनल डाटा है इस प्लेनेट का, वो प्लेनेट अर्थ पर वापस ना भेज सके। और डॉक्टर मैन जो है वो नकली डाटा भेजता रहा था प्लेनेट अर्थ पर ताकि कोई ना कोई आकर इसको बचा ले। अब इस आदमी ने ये सारी की सारी जो स्कीम रची थी सिर्फ और सिर्फ अपने बचने के लिए रची थी। अब डॉक्टर मैन यहाँ पर कहता है कि प्लेनेट की जो सरफेस है उस पर अगर हम किसी पहाड़ी पर चढ़ें तो हम वहाँ पर चढ़कर सांस ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कूपर को लेकर जाता है और किसी पहाड़ी पर और वहाँ पर उसे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, उसको मारने लगता है ताकि उसको मारकर वो खुद एज ए पायलट चला जाए एंडोनेस पर और एंडोनेस पर कब्जा करके ताकि वो वापस प्लैनेट अर्थ पर चला जाए। अब यहाँ पर कूपर आवाज लगाता है डॉक्टर ब्रैंड को और डॉक्टर ब्रैंड उसकी आवाज सुन लेती है और वो उसको बचाने के लिए पहुंचती है। उसको एक अलग ऑक्सीजन लगाती है ताकि वो सांस ले सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोमेली जिस रोबोट से डॉक्टर मैन के जो रोबोट से जो डाटा रिट्रीव कर रहा था वो पहले से ही सेट किया जा चुका था कि जैसे ही इस डाटा को रिट्रीव किया जाए तो ये तबाह हो जाए, एक्सप्लोड कर जाए। और ऐसा ही होता है। रोमेली बेचारा वहां पर ही मारा जाता है और सिर्फ बचते हैं पीछे डॉक्टर मैन, कूपर और डॉक्टर ब्रैंड। जाते हैं स्पेस में वापस डॉक्टर मैन को रोकने के लिए। डॉक्टर मैन जो कि एंडोनेस के साथ अपना स्पेसशिप डॉक करने की ट्राई कर रहा है, पर वो क्योंकि पुराना स्पेसशिप था इस वजह से वो शायद डॉक नहीं कर पा रहा और डॉक्टर मैन काफी हद तक एंडोनेस को नुकसान पहुंचा बैठता है। उसका एक जो कंपोनेंट है, एक उसका हिस्सा तबाह कर बैठता है। और यहाँ पर हमें बहुत ही अमेजिंग और लेजेंडरी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा कूपर उस स्पेसशिप को एंडोनेस के साथ वापस से डॉक करता है। वो स्पेसशिप की और एंडोनेस की जो स्पीड है उसको मेजर करके सेम उसी एंगल में घुमाते हुए एंडोनेस के साथ अपना स्पेसशिप डॉक करता है, जो कि सच में एक बहुत ही अमेजिंग सीन था और आज से पहले इस तरह कभी नहीं देखा गया किसी भी मूवी के अंदर। अब केस जो कि दूसरा रोबोट है जो कि बिल्कुल देखने में टॉर्च की तरह ही है, वो बताता है
वार्निंग देता है कि हमारा एंडोरेंस और हम खींचे चले जा रहे हैं ब्लैक होल की तरफ, हो सकता है हम लोग यहाँ पर मारे जाएं। लेकिन कूपर आखिर कूपर है, इस मूवी का एक हीरो है, उसके पास एक प्लान है। अब कूपर कुछ इस तरह करना चाहता है क्योंकि ब्लैक होल इनको खींच रहा है, तो इस सारे पुल का एज ए स्लिंग शॉट इफेक्ट यूज करेगा। अब स्लिंग शॉट इफेक्ट दरअसल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़कर घुमाएं किसी डोरी के साथ बांधकर और एक खास टाइम पर आकर अगर आप उसको छोड़ दें तो वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। वैसे तो वो चक्कर लगाता रहेगा जब तक आप उसको पकड़े रहेंगे और आप उसको पकड़कर घूमते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो बहुत ही दूर जाकर गिरेगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के खत्म होते ही इलास्टिक इफेक्ट जो है वो जन्म लेता है। तो इसी इलास्टिक इफेक्ट को यूज करते हुए कूपर अपने एंडोरेंस को आगे बढ़ाना चाहता है। वो दरअसल इस ब्लैक होल का चक्कर लगाकर अपने आप को एक खास डायरेक्शन में रखकर आगे धकेलना चाहता है। अब क्योंकि इनके पास ज्यादा फ्यूल भी नहीं बचा और अभी एक प्लेनेट ऐसा रहता है जिस पर इन्होंने जाना है और जिसको इन्होंने जाकर एक्सप्लोर करना है। अब यहाँ पर कूपर एंडोरेंस का जो वजन है उसको कम करने के लिए अपने आप को एंडोरेंस से और ये दोनों खींचने लगते हैं ब्लैक होल की तरफ। पर हमें फिल्म में इस तरह नहीं दिखाया जाता कि कूपर ब्लैक होल के अंदर जा रहा हो। ब्लैक होल के अंदर क्योंकि बहुत सारा ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, इसकी वजह से हमें दिखता है कि कूपर गिर तो रहा है क्योंकि ब्लैक होल आपस में आकर उसके जो पॉइंट्स हैं वो मिल जाते हैं और जगह नैरो हो जाती है, इतनी नैरो हो जाती है कि वहाँ से गुजरना नामुमकिन है। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से उसका स्पेसशिप हीट अप होने लगता है और वो अपने स्पेसशिप को छोड़ देता है ताकि वो खुद ना मरे। पर यहाँ पर जो कुछ भी अब होता है बहुत ही अमेजिंग होता है। इससे पहले कि कूपर ब्लैक होल को जाकर छू लेता, वो एक बहुत ही अजीब से डायमेंशन में पहुंच जाता है जिसको टेसरेक्ट का नाम दिया जाता है। अब टेसरेक्ट क्या है, ये किन्होंने ने बनाया, अब हम इसी पर बात करेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर टाइम को भी एज ए फिजिकल डायमेंशन शो किया गया है और ये सारी की सारी बात उसको टार्स बताता है। टार्स जो कि अलग जगह पर कहीं रह गया था, है वो भी कहीं टेसरेक्ट में ही मौजूद, पर वो बहुत दूर है। पर वो कम्युनिकेट कर पाता है कूपर से। वो कूपर को समझाता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे जिन्होंने इसको बनाया, इस सारे के सारे टेसरेक्ट को तरतीब दिया। अब वो लोग कौन हैं जिनका बार बार यहाँ पे जिक्र किया जाता है, बार बार कहा जाता है कि दे, अब वो लोग कौन हैं? अब वो लोग शायद एलियंस भी हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोई हाई टेक सिविलाइजेशन हो सकती है जिन्होंने इस टेसरेक्ट को बनाया और उन्होंने ही शायद उस वर्म होल को भी बनाया था जो कि सैटर्न के पास था। और कूपर यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है कि वो ही दरअसल घोस्ट था जो कि उसकी बुक को गिरा दिया करता था। अब यहाँ पर कूपर को अपनी बेटी मर्फ के कमरे के बहुत से ज़्यादा टाइमलाइन नज़र आते हैं। अब वो अगर कम्युनिकेट कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बुक शेल्फ के पीछे से ही अपनी बेटी मर्फ के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और सिर्फ वो ग्रेविटी को यूज़ कर सकता है एज ए कम्युनिकेशन मीडियम। वो लोग जिन्होंने इस टेसरेक्ट को बनाया उन्होंने कूपर को चुना है और कूपर की बेटी को चुना है कि वो दोनों आपस में मिलकर ग्रेविटी की इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। अब कूपर यहाँ पर अपने रोबोट टार्स से पूछता है क्या तुम्हारे पास वो क्वांटम डाटा है? अगर है तो उसको मोर्स कोड में कन्वर्ट करो और मोर्स कोड में कन्वर्ट करने के बाद मुझे सेंड करो। मोर्स कोड दरअसल एक कम्युनिकेशन का ही एक ज़रिया है जिसमें डैश और डॉट को यूज़ करके अल्फ़ाबेटिक्स को तरतीब दिया जाता है। कूपर सेंड करता है अपनी बेटी मर्फ की तरफ और यूज़ करता है उस वॉच को जो कि उसकी सेम वॉच, उस सेम कॉपी को उसने अपनी बेटी को दे रखी थी। अब ये बाप बेटी का प्यार ही था जिसकी वजह से मर्फ ने उस वॉच को अपने से कभी भी अलग नहीं किया, उस वॉच को अपने पास रखा और उस वॉच के थ्रू ही कूपर ने क्वांटम डाटा मर्फ तक पहुंचाया एज ए मोर्स कोड। और हम देखते हैं कि जैसे ही कूपर वो सारा का सारा डाटा पहुंचा बैठता है अपनी बेटी के पास तो टेसरेक्ट अपने आप बंद होने लगता है और कूपर समझ आता है कि ये हम इंसान ही हैं जिन्होंने इस टेसरेक्ट को बनाया और जिन्होंने वो वर्म होल खोला था। पर एक दिन आएगा कि हम इंसान इस काबिल हो जाएंगे कि हम लोग भी टेसरेक्ट बना पाएंगे, हम लोग भी टाइम ट्रेवल वगैरह कर सकेंगे, हम लोग भी वर्म होल वगैरह बना सकेंगे। और इसी सब डायलॉग्स के अंदर ही टेसरेक्ट बंद होता है और हम देखते हैं कि कूपर भी एक स्पेस टाइम का एक डिस्टॉर्शन फील करता है, सेम वही डिस्टॉर्शन जो कि डॉक्टर ब्रैंड ने पहली दफ़ा फील किया था। और हम देखते हैं कि कूपर की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगती हैं और उसकी आंखें खुलती हैं एक अलग से हॉस्पिटल जैसी जगह पर। अब दरअसल मर्फ सक्सेसफुल हो चुकी थी, उस ग्रेविटी के इक्वेशन पर काम कर
करते हुए, तो बहुत से लोग बच गए थे प्लेनेट अर्थ से। तो अब इस जगह का नाम कूपर स्टेशन है, जो कि दरअसल सैटर्न का चक्कर लगा रहा है। और अब बाकी के बच्चे लोग इसी जगह पर रह रहे हैं। कूपर को पता चलता है कि उनकी बेटी उसके पास कुछ हफ्तों तक आ जाएगी। वो कुछ अर्सा से कैरो स्लीप में थी, जहाँ पर कूपर अपनी बेटी मर्फ को मिलता है, क्योंकि वो अब बूढ़ी हो चुकी है। वैसा इस वजह से हुआ क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से स्पेस में टाइम की जो रफ्तार है, या किसी ऐसे प्लैनेट पर जाने से जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा हो, वहाँ पर टाइम स्लो चलता है। इसी वजह से कूपर की उम्र पर तो ज़्यादा असर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल के लिए वो बाहर गया था। पर इनके हिसाब से कूपर की उम्र 150 साल से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कूपर और मर्फ रोने लगते हैं, और कूपर कहता है कि मैं ही तुम्हारा वो भूत था जो तुम्हें डराया करता था, और बुक शेल्फ से जो बुक्स हैं उनको गिरा दिया करता था। और कहती है मुझे यकीन था, और वो वॉच दिखाती है कूपर को। और यहाँ पर मर्फ कूपर से कहती है कि माँ बाप को अपनी औलाद को मरते हुए नहीं देखना चाहिए। तो कूपर पूछता है कि अब मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। तो मर्फ कहती है आपको ब्रैंड के पास जाना चाहिए। ब्रैंड जो कि एडमिन के प्लेनेट पर है, क्योंकि इनके प्लान में था कि इन्होंने 3 प्लैनेट्स को विजिट करना था। पहला प्लैनेट था मिलर का, दूसरा था डॉक्टर मैन का, और तीसरा था एडमिन का। एडमिन वही शख्स था जिससे डॉक्टर ब्रैंड प्यार करती थी। अब हमें देखने में तो ऐसे ही लगता है कि डॉक्टर ब्रैंड इस प्लेनेट पर अकेली है। बॉयफ्रेंड था वो शायद मारा जा चुका है। और हमें मर्फ का वॉइस ओवर भी सुनाया जा रहा होता है कि हो सकता है डॉक्टर ब्रैंड एक लंबी नींद में क्रायो स्लीप के अंदर सो जाए। इससे पहले कि वो सो जाए, आपको जाना चाहिए और उसको बचाना चाहिए, उसको ऐसा करने से रोक लेना चाहिए। और डॉक्टर ब्रैंड इस टाइम जिस प्लेनेट पर है, ये बहुत ही ज्यादा हैबिटेबल लग रहा है। और हमने क्योंकि देखा था कि वो बगैर हेलमेट के चल फिर रही थी। अब क्योंकि जब ये लोग डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर गए थे, वहां पर तो ये लोग हेलमेट के बगैर या ऑक्सीजन के बगैर सांस तो नहीं ले पा रहे थे। और इससे हमें साफ पता चल रहा है कि ये प्लेनेट जो है ये हैबिटेबल है, क्योंकि डॉक्टर ब्रैंड यहाँ पर अच्छी तरह सांस ले रही है, चल फिर रही है और अपने कैंप की तरफ वापस जा रही है। और हम देखते हैं कि कूपर डॉक्टर ब्रैंड को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और क्या डॉक्टर ब्रैंड और कूपर आपस में अब मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, और क्या बाकी बच्चे लोग जो कि कूपर स्टेशन पर हैं, अब कूपर स्टेशन जो कि सैटर्न के चक्कर लगा रहा है, क्या वो सब बच्चे लोग इस प्लेनेट तक पहुँच पाएंगे, यहाँ पर रह पाएंगे या नहीं। इन्हीं सब सवालों के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। और अब बात करते हैं इंटरस्टेलर 2 की। क्या इंटरस्टेलर 2 आएगी भी या नहीं आएगी? वेल, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ, मैथ्यू मैककॉनॉहे जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं, जिन्होंने कूपर का जो कैरेक्टर है वो प्ले किया है, उन्होंने तो काफ़ी हद तक इंटरेस्ट शो किया है कि वो इसका जो सेकंड सीक्वल है उस पर वो काम करना चाहेंगे और दिल से काम करेंगे, जैसा कि उन्होंने पहले पार्ट पर काम किया है। मैथ्यू मैककॉनॉहे स्काई न्यूज़ को भी बता चुके हैं कि इंटरस्टेलर का पार्ट 2 पॉसिबल है, हो सकता है, कभी भी इस पर काम किया जा सकता है, कभी भी प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट की जा सकती है, फिल्में भी कभी भी स्टार्ट की जा सकती है। पर ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है क्रिस्टोफर नोलन पे। क्रिस्टोफर नोलन जो कि एक बहुत ही अमेजिंग और कमाल के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इंसेप्शन और एक और मूवी आ रही है जिसका नाम टेनेंट है, जिसको वो डायरेक्ट कर रहे हैं। अब लॉकडाउन के चलते टेनेंट मूवी भी लेट हो चुकी है, पर वो भी जल्दी रिलीज हो जाएगी। तो क्रिस्टोफर नोलन पे ये डिपेंड है कि वो कब इस मूवी के सीक्वल पर काम करना चाहते हैं। खबरें ये भी आती रहती हैं कि क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म की जो एंडिंग है वो जानबूझ हैप्पी एंडिंग कर दी थी। अब हैप्पी एंडिंग शायद इस वजह से किया कि वो मे बी इसके सीक्वल पर काम नहीं करना चाहते। लेकिन मैथ्यू मैककॉनॉहे ने काफी हद तक इंटरेस्ट तो शो किया है कि हो सकता है कि जल्द ही इंटरस्टेलर 2 का काम स्टार्ट हो जाए। वेल, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इंटरस्टेलर 2 का जो पार्ट है वो भी जल्दी आ जाए और हम लोग ज़रूर देखें उसको भी। वेल, मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय। Cannot give you back your homes or restore your dead to life, but perhaps I can give you justice in the name of our King.